कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था, उसके क्वेश्चन भी हम लोग मेरे ख्याल से कर लिए। ठीक है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। इसके बाद ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग का मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस रिएक्शंस, तो इसमें कुछ याद करने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखते चलिएगा। एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन किया जाता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक प्लस Hg ऐसा लिखा रहेगा, या इसी को अमलगमेटेड जिंक बोला जाता है। अमलगमेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दो तीन पॉइंट क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको रिएजेंट याद रखना है। अमलगमेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मरकरी का काम क्या है? मरकरी का काम यही होता है कि मरकरी में जिंक को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जिंक क्या है, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो अचानक से जिंक को ऐड करेंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, विग्रस हो जाएगा। तो हम कंट्रोल्ड वे में जिंक से इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो मरकरी के साथ अमलगम, ठीक है, प्रिपेयर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जिससे इफेक्टिव सरफेस एरिया घट जाता है, जिससे कंट्रोल्ड वे में जिंक रिलीज होता है। तो और कोई काम नहीं है, हमको जानकारी भी नहीं करनी है। अमलगमेटेड जिंक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, इसमें क्या क्या स्कोप है और समझने का? एक तो मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे चल के डिस्कस किया जाएगा। दूसरा एक आइडिया कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के सी डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस किया जाता है। जैसे यहां अगर OH लिखे होते, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो OH में भी सी डबल बॉन्ड है, लेकिन उसको रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट खाली लिख लेते हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस या रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। रिडक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। दूसरा जो रिडक्शन आता है, इसको हटा देते हैं। दूसरा रिडक्शन इसी तरीके का एल्डिहाइड कीटोन को करस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस करने का रिएक्शन है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आपको सब रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है? सेम एल्डिहाइड कीटोन RC डबल बॉन्ड OH ऑब्लिक R, यहां जो रिएजेंट होता है NH2 OH माइनस, इसके साथ हीट कर रहे हैं। या तो इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा या दो स्टेप में लिखा रहता है। फर्स्ट स्टेप में आप NH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और सेकंड स्टेप में आप OH माइनस के साथ हीट कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड बेस लिया आप OH माइनस के साथ हीट कर रहे हैं, और प्लस आपका सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल इज सॉल्वेंट, और ये कन्वर्ट होता है RCH2H ऑब्लिक R।
ठीक है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्टन रिडक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को सेलेक्टिवली करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, या सुविधा के लिए सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन का जो कॉमन तरीका है वो ये है, मैक्सिमम जगहों पे ये पाएंगे, लेकिन एक बार जेई में फर्स्ट स्टेप में हाइड्राजीन, सेकंड स्टेप में OH माइनस इथिलीन ग्लाइकोल, तो लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए कि पहले स्टेप में रिड्यूस कर दिया और दूसरे स्टेप में सोचा कि कोई नया रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता है कि बेस और इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट सेकंड स्टेप में होता है। ठीक है, अभी इसका भी मैकेनिज्म का स्कोप है, मैकेनिज्म डिस्कस किया जा सकता है, जो कि अभी नहीं करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, उससे डिफरेंस क्या है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो इस बात को लिख लेते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, या रिडक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। जैसे देखिए, एक तो दोनों का मैकेनिज्म डिस्कस करना, उससे कोई सवाल पूछा जाता नहीं। ठीक है, कार्बोकेटायन बना, कार्बोनाइन या क्या बना, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आगे चल के धीरे धीरे आप ये पढ़ेंगे, जब हम क्लीमेंशन और वुल्फ किस्टन रिडक्शन की बात करेंगे, तो जैसे रिडक्शन करा रहे तो कंपाउंड में और भी फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए यहाँ NO2 है, ठीक है, मान लीजिए इस R में क्या है, कहीं NO2 लगा हुआ है, तो हम मेरे पास चॉइस होगी कि C डबल बॉन्ड को अगर आपको CH2 में कन्वर्ट करना है, और NO2 को एज सच हम चाह रहे हैं भाई NO2 लेफ्ट साइड में भी जैसा है वैसा ही राइट साइड में रहे। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि भाई NO2 पे कोई एक्शन हो इसका, या क्लीमेंशन रिडक्शन का, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमको चॉइस है भाई दो, तो हमको चॉइस करना पड़ेगा कि भाई क्लीमेंशन की बात की जाए कि वुल्फ किस्टन की बात की जाए। जब आप क्लीमेंशन की बात करेंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे कि क्लीमेंशन NO2 को भी रिड्यूस कर देगा NH2 में। तो अगर NO2 लेफ्ट और राइट दोनों में चाहिए, तो क्या NO2 के केस में हम लोग क्लीमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वुल्फ किस्टन इस्तेमाल करेंगे, जो कि NO2 को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसमें स्कोप क्या है, हम कुछ ऐसे ग्रुप पढ़ेंगे जो बेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, बेस सेंसिटिव ग्रुप्स। देखिए, आप रिडक्शन कराना चाह रहे हैं तो कंपाउंड में और भी फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है उसको अफेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो बेस के प्रति सेंसिटिव होंगे, तो जो बेस के प्रति सेंसिटिव होंगे उसमें हम क्लीमेंशन रिडक्शन इस्तेमाल करेंगे, और जो एसिड के प्रति सेंसिटिव होंगे उसमें वुल्फ किस्टन रिडक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से काफी बढ़िया सवाल बनेगा। इसका मतलब हम लोग को जानकारी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स है, कौन कौन से बेस सेंसिटिव ग्रुप्स है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन बस आपको बता रहा है कि इसमें काफी बढ़िया क्वेश्चन का स्कोप बनता है। क्लीमेंशन वुल्फ किस्टन में आपको चॉइस करना पड़ता है कि कौन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप को इफेक्ट न करे, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे एक्शन कर जाए, उस अनुसार सोचा जाएगा। तो आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। तो एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, which of the following can be reduced, which of the following can be reduced to alkane, which of the following can be reduced to alkane by क्लीमेंशन और वुल्फ किस्टन रिडक्शन, by क्लीमेंशन और वुल्फ किस्टन रिडक्शन। by क्लीमेंशन और वुल्फ किस्टन रिडक्शन। किसको किसको आप रिड्यूस कर सकते हैं? क्या फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ रिड्यूस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे। ये भी आपका एल्डिहाइड हो गया, ये भी एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये भी आपका एल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है, ये आपका कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं। नाम कॉमन नेम लिख लिया जाए, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड,
अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉटोमरिज्म में भी बताया था, C6H5 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, और यहां दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो जाएगी। ये आपका बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन। हालांकि देखिए ऐसे नाम भी अगर दिया रहेगा तो आप क्लियर है वो भी, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर न भी पता हो तो आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड यहाँ क्या ओन है तो आप समझ जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन ही है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड में C डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी नहीं, और ये क्या है ईस्टर, ये भी नहीं रिड्यूस होगा। इसका भी कारण आगे चल के समझ में आएगा कि एल्डिहाइड कीटोन ही क्यों चुना, बाकी सब में क्यों नहीं रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आगे ही पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। देखिए ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस होता है, ठीक है, कि किसको रिड्यूस कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया जाता है। इनफैक्ट देखिए मैकेनिज्म डिस्कस कर देंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन बात ये मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस नहीं है, लास्ट में ये याद रह जाए कि क्लेमेंशन क्या होता है, वोल्फ-किस्टनर क्या होता है, उसमें रिएजेंट क्या होते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन से दिमाग में बैठाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन देगा, या मान लीजिए अगर हम, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, और एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड HCl और जिंक ऑब्लिक Hg, इसके साथ हीट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये पहचानना है कि ये क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन। अच्छा, NH2 OH माइनस लिखा हुआ था, इससे पहले हमने NH2 H2O2 भी लिखा है, याद आ रहा है, ठीक है। सिन एडिशन कराया था और होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल लिखा था, तो H2O2 था, ठीक है। दिस इज NH2 OH माइनस। तो ये क्लेमेंशन रिडक्शन किसको रिड्यूस करेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट क्या बन गया, PH CH2 1 2 3, ऐसे थ्राइस लिख दिया या ओपन करके लिख लीजिए, और आपका COH, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड टू CH2। अब हम लोग तीसरी रिएक्शन की बात करें, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ आप हीट करते हैं, हीटिंग विथ रेड फास्फोरस प्लस HI। इसमें लिखिए आपका टेस्ट कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 30 कितने लोग का सही हुआ, दिए थे पेपर, 20 के ऊपर कितने लोग का सही हुआ, 20 के ऊपर, 30 में 20 के ऊपर, हाथ उठाइए पूरा, कितना 25 क्वेश्चन था। अच्छा, उसमें अटेम्प्ट 25 ही करना था, इतना सुविधा मिल गया आप लोग को। चलिए 25 में 20 के ऊपर कितने लोग का सही हुआ, ठीक है, काफी कम लोग दिख रहे हैं, बाकी फिर पूछने का मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सही हो जाएगा भाई, पेपर में तो सभी कुछ पढ़ा ही हुआ था, नोट्स आपका देख के ही सवाल हम बनाए थे, नोट सामने रख के थे सवाल बनाए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही थे, ठीक है। हाँ, आपने नोट बढ़िया से पढ़ा है तभी यहाँ से होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली देख लिए हो गया, ठीक है, देखा जाए। अच्छा, इसके बाद अगर बात किया जाए रेड फास्फोरस प्लस HI, ठीक है, तो आपका रेड फास्फोरस प्लस HI, इसके साथ आप हीट करें। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है, इट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, दोबारा लिख लीजिए इस बात को,
It is a very powerful reducing agent. It is a very powerful reducing agent. It is a very powerful reducing agent. इसमें लेफ्ट साइड में आप कुछ भी लिख दीजिए, राइट साइड में प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग एल्केन होता है, तो यानी रेड फास्फोरस प्लस HI इसके साथ फ्लिप कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका RH आ जाता है। ये पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने, RX को RH में कन्वर्ट करना, या ROH एल्कोहल को करस्पॉन्डिंग RH में रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड या कीटोन को करस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस करता है। ठीक है RX। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद करने का क्या है, अच्छा और भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एल्केन ही बनता है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं में बात की जाती है। अच्छा, पर्टिकुलरली क्या है, रेड फास्फोरस HI का इस्तेमाल आप प्रैक्टिकलिटी क्वेश्चन में तो नहीं देखेंगे, आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही है कि रेड फास्फोरस HI क्यों, इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑलमोस्ट सभी चीजों को रिड्यूस करने लगता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है, इस्तेमाल किया नहीं जाता। एनसीईआरटी में सिर्फ ग्लूकोज पे रेड फास्फोरस HI का रिएक्शन का बात किया है, ठीक है, तो बाकी कहीं जनरल क्वेश्चन में भी नहीं पाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस करें मैक्सिमम है, कोई क्या ईस्टर में क्या होगा वो भी आपका एल्केन में कन्वर्ट होगा, एसिड क्लोराइड एल्केन में कन्वर्ट होगा, कभी पूछेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कुछ रेफरेंस हमने ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मोल HI लगे, तो यहाँ आपका 2 मोल HI कंज्यूम होता है, यहाँ भी आपका 2 मोल HI कंज्यूम होता है, यहाँ आपका 4 मोल HI कंज्यूम होता है और यहाँ 6 मोल HI कंज्यूम होता है। किस लॉजिक से अभी देखते हैं थोड़ा सा। मैकेनिज्म RX के साथ देखे थे ना, मैकेनिज्म देखिए, तो वहां 2 मोल HI कैसे कंज्यूम हो आपको आइडिया होगा। 2HI gives 2H plus plus 2I minus और 2I minus gives I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। और RX का रिएक्शन कैसे बताया था, RX को तोड़ लिया X minus और R plus पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया, क्या बन गया R minus ने X plus एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इनको रिएक्शन और लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, बस ये समझाना चाह रहे हैं कि 2 to 6 ये सब कैसे है, ठीक है, एक जगह बताएंगे आपको, बाकी क्लियर हो जाएगा। ROH की अगर बात किया जाए तो यहां भी वही बात 2HI gives, ठीक है, यहां क्या लिख लिया जाए 2H प्लस और I माइनस भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें I2 में, और प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने फाइनली लिख लिया। अच्छा, H प्लस को क्या किया जाए, यहां लोन पेयर है और इसको एक्सेप्ट कराया, ठीक है, H प्लस को यहां एक्सेप्ट कराना, इस स्टेप को क्या बोला जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन एल्कोहल्स में प्रोटोनेशन एक बड़ा कॉमन स्टेप होता है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया ROHH पॉजिटिव। इसके बाद सारी बात है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट OH माइनस हम नहीं निकालना चाह रहे, तो OH माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो उसको प्रोटोनेट करके आप क्या निकालेंगे H2O निकालेंगे, विच इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद बेस, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएंगे। फिर से वही बात, यहाँ R प्लस बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करिए एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया तो क्या बन गया R माइनस, और R माइनस को H प्लस मिल जाएगा फिर से, और आपका क्या बन गया RH बन गया। तो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने RH, कितना मोल HI लगा, वही RX वाली बात है, 2 मोल HI कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन में किसी एक को एक्सप्लेन करें, सपोज हम एल्डिहाइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, यहां का HI फिर से वही लिख लिया जाए 2HI gives 2H plus plus I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब प्रोबेबल मैकेनिज्म है बहुत।
अच्छा फिर से समझाते हैं, H प्लस की अगर बात करें तो यहाँ लोन पेयर है, फिर से आप यहाँ क्या करिए H प्लस एक्सेप्ट कराइए, ये आपका लोन पेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ आप H प्लस एक्सेप्ट कराइए, यहाँ भी प्रोटोनेशन होने जा रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका H। अब क्या करना है, वैसे भी पाई बॉन्ड किधर टूटना चाह रहा था, ऑक्सीजन की तरफ, अब और आसानी से टूटेगा, इधर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, अब तुरंत बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करिए आप एक्सेप्ट करा दीजिए, जो आपने निकाला था, तो क्या सिस्टम बन गया फिर बताइए, तो RC यहाँ आपका OH हो गया, यहाँ आपका निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ H हो गया, और फिर से यहाँ क्या जोड़ लिया जाए, H प्लस जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, RCH2OH, ये समझ में आया, RCH2OH बन गया, और इसके बाद की कहानी आपको पता है, फिर से क्या करेगा ये 2HI से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, RCH2H बन गया, ये प्रोटोनेशन हो गया, निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे, उसके लिए 2HI चाहिए, तो 2HI यहां लग गया, 2HI यहां लग गया, 4HI कंज्यूम हो गया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं लिखने की कोशिश करिए, सब मैकेनिज्म नहीं लिखा जाता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, एक बार आपने थोड़ा बहुत आइडिया कर लिया, ठीक है, या अल्कोहल तक आप लिख के थोड़ा आइडिया कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत ऑथेंटिक मैकेनिज्म नहीं होते हैं सब, ठीक है, बस हाँ ये बता देंगे कितना मोल HI लग रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडिया कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में 6 मोल कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डाउट इसमें तो बताइए, नहीं, ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो उसको भी शॉर्ट में ही समझा जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में 6 मोल, तो आप खुद ही बताइए हमको, अब इसमें हमारे पास बताने में कुछ है, यहां प्रोटोनेशन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट करा देंगे, क्या स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ OH हो गया, OH हो गया, और यहाँ क्या हो गया, H हो गया, एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल होता है, ये प्रॉपर्टी बार बार आएगी और आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या करेगा, H2O रिलीज करेगा, RC डबल बॉन्ड OH, और ये 4HI कंज्यूम करके कन्वर्ट हो जाएगा RCH3, तो 2HI आपका यहां लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2HI यहां लग गया, और 4HI वहां लगेगा, मतलब 6HI, क्लियर है, ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिज्म से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, लेस प्रोबेबिलिटी, लेकिन लोग पूछते हैं भाई कितने मोल HI लगा, तो RH में कितना 2 मोल लग गया, ROH में सेम लॉजिक से 2 मोल लग गया, एल्डिहाइड पहले कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, तो इसलिए वहां 2 मोल और फिर 2 मोल, मतलब 4 मोल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और फिर उसके बाद 4 मोल कंज्यूम होता है, ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है, इतना देखने के बाद आप इसको रट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं याद करेंगे सर, ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर से आते हैं, रेड फास्फोरस HI का वाइड यूज नहीं है, क्यों नहीं है कि भाई इट इज अ वेरी ड्रास्टिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये सभी को रिड्यूस करने की टेंडेंसी डेवलप करता है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत लिमिटेड स्कोप में है यूज, तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो ग्लूकोज पे रेड फास्फोरस प्लस HI, ग्लूकोज पे रेड फास्फोरस प्लस HI, तो आपका प्रोडक्ट बनता है एनहेक्सेन, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा एनहेक्सेन कैसे बनाएं, तो CHO कितनी लाइन बनाए, 5 की आवाज आ रही है, 4 लाइन, 1 2 3 4, कार्बन की नंबरिंग होती, थर्ड पे इंटरचेंज होता है, बाकी सभी OH राइट साइड में होते हैं,
हो गया? तो यहाँ मेरे ख्याल से क्लियर है, ये आपस CH3 में कन्वर्ट होगा, ये भी यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें हटेगा, यहाँ H आ जाएगा, H आ जाएगा, सब जगह H आ जाएगा, यहाँ भी H आ जाएगा, मतलब क्या होगा, NH है। ठीक है, तो वहां इंफरेंस ड्रॉ किया जाता है। ग्लूकोज का जो रिएक्शन के बाद आता है तो C6H12O6, ग्लूकोज के रिएक्शन पे N-हेक्सेन मिलता है, रेड फास्फोरस HI, तो हम आइडिया ये करते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में जुड़े होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर 6 कार्बन एटम्स अटैच्ड इन स्ट्रेट लाइन इन द ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर आपने बना दिया ना। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें नहीं बताया तो इसी टाइप के रिएक्शन से कैसे किया जाता है। अच्छा, कितने मोल HI लगेंगे, बहुत बढ़िया सवाल तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 तो 10 लग जाएगा इसमें। 10 मोल्स यहाँ लग गया और यहाँ 4 लग गया, मतलब 14 लग जाएगी। समझ आ रही है? तो ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छा, ग्लूकोज के बाद अगर फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट वही होता है, फ्रक्टोज का भी रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन कराएंगे तो आपका N-हेक्सेन। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी बना ही लेते, बनाया है CH2OH। ठीक है, यहाँ 3 लाइन बनाएगा 1 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड O बना दीजिए। ये लेफ्ट राइट से यहाँ कोई लेना देना नहीं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा। सिक्स्थ पे CH2OH। थर्ड पे इंटरचेंज होता है, वो बात अभी भी याद रहेगी यार। बाकी वो सभी राइट साइड में बनते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज में भी सेम कहानी, वो कन्वर्ट होगा N-हेक्सेन। हो गया? ठीक है, तो अगेन रेड फास्फोरस HI डिस्कशन किया, व्हाट इज द रोल ऑफ फास्फोरस ये भी डिस्कशन किया। ठीक है, टू रीजनरेट HI सारी बातें डिस्कस की, लेकिन रेड फास्फोरस HI क्या प्रैक्टिकलिटी यही क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो बस यहीं तक दिमाग लगाइएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस की अगर बात करें तो कौन कौन से रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं एल्केन के? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस या क्रैकिंग, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। अच्छा देखिए, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, ढेर सारे पेपर बनाने हैं, तो ढेर सारे पेपर बनाने हैं तो क्या करते हैं लोग, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट उठा के सवाल बना रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटने जा रहा है, हर सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे, उसके अलावा कोई बहुत रिएजेंट हमको जानकारी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो है वो तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बायोमोलिक्यूल की बात हो, चाहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात हो। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा कम भी मैकेनिज्म जानेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हो सकता है एक सवाल आप कर ले जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो शुरू से मेंटल मेकअप करिएगा कि भाई सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ना होगा तभी आएगा। ठीक है, पेनिसिलिन का भी स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास दिमाग में, तभी आप उसका क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन तो ये बताया भी था कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन, तो कैसे होगा, कायरल सेंटर तो पता है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसको करना है वो कोई एक्सक्यूज देता नहीं, वो शुरू से सब अपना दिमाग में बैठाते चलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भाई एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस साल भी क्या हुआ कि ढेर सारे सवाल यहाँ से एकदम एग्जैक्टली डेटा वाइज एनसीईआरटी से दे दिया गया। ठीक है, तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते, एक एक लाइन की चीजें। अच्छा, आपका एक होमवर्क हम बता दे रहे हैं, डिस्कस हम करेंगे क्लास में, ये पूरा होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि एक एक लाइन इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में सबके बारे में है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक पन्ने में सब दिया हुआ है, क्लास में फिर हम लिखवा देंगे। एक और होमवर्क है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ है, एल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस पर भी सवाल पूछा गया, काफी बढ़िया सवाल पूछे गए इस बार।
तो उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी का टेबल देख लीजिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो आपका सब्स्टिट्यूशन है, दोबारा हेडिंग डाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 रिएक्शन हम लोग देखेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में काफी डिटेल में और काफी डिटेल मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये सब जानना है। हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म एकदम डिटेल में जानना है हम लोग, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म मिला जिसको एकदम डिटेल में जानना है, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन की अगर बात किया जाए, हैलोजिनेशन, तो इसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं X2 से, ठीक है, RH का रिएक्शन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किससे करा रहे हैं रिएक्शन, X2 से करा रहे हैं, मतलब Cl2 Br2, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो आप HNO की प्रेजेंस में या आपका अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या हीटिंग की प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट कर दें, ठीक है। तो HNO अल्ट्रावायलेट लाइट या हीटिंग लिखा रहेगा X2 के साथ, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देना प्लस आपका HX। इस टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, 11th में हमने डिस्कस किया था। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आइडियल बात क्या होती है, भाई हीटिंग फ्री रेडिकल को प्रमोट करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट HNO, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो ऐसा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। इसके अलावा नॉन पोलर सॉल्वेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, पोलर सॉल्वेंट आयनिक मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। और कोई जनरल पॉइंट, कोई आप फ्री रेडिकल अलग से ऐड कर देंगे तो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करेगा। चलिए फिलहाल रहने देते हैं इस पर। तो ये देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम CH4 का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी मैकेनिज्म की कोई बात नहीं, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको सिंपली एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देना है, तो आपने प्रोडक्ट बना दिया CH3Cl और प्लस आपका HCl, ये प्रोडक्ट बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोल रहे हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देना, ठीक है, ये हम लोग को पहले से भी आता है, तो दिस इज मोनो हैलो डेरिवेटिव। मोनो हैलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटीज में और भी है। फिर से Cl2 से रिएक्शन हुआ तो एक और हाइड्रोजन हट सकता है, क्या बन गया CH2Cl2। फर्दर रिएक्शन हो गया तो आपका CH_Cl3, फर्दर रिएक्शन हो गया तो CCl4, ठीक है। यानी मोनो हैलो डेरिवेटिव अगर कोई बोले तो कितना बनेगा, सिंगल बनेगा, ये क्लियर है ना। चारों हाइड्रोजन एक जैसे, किसी को हटा के Cl लगाएंगे, मोनो हैलो डेरिवेटिव इज सिंगल। लेकिन मीथेन का हैलो डेरिवेटिव कितना बनेगा, तो 4 बन सकता है। मीथेन का मोनो हैलो डेरिवेटिव, डाई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई और टेट्रा हैलो, 4 की पॉसिबिलिटी है, चारों हटा दिए, समझ में आ रही बात। तो कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ सिंपली आपसे पूछे कि कितने हैलो डेरिवेटिव मीथेन के बन सकते हैं, 4 होगा, मोनो हैलो डेरिवेटिव सिंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझने की कोशिश करते हैं बिना मैकेनिज्म के। जैसे रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सब बनाने के लिए करा रहे हैं, ठीक है, इनको अपने आप में सेपरेट करना बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो हम जो रिएक्शन करा रहे हैं, और यही लिमिटेशन भी है इसका हैलोजिनेशन का, कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि कोई हैलोजन लगाना चाह रहे हैं, आप लगाना तो एक हैलोजन चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कई हैलोजन लग जा रहे हैं, कई हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो ये बड़ा ही क्या है, ड्रॉबैक है हैलोजिनेशन का। लेकिन आप मोनो हैलो डेरिवेटिव को मेजर प्रोडक्ट चाहते हैं, अगर नहीं मेंशन है तो आपको हमेशा यही प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, तो उसके लिए रेशियो एडजस्ट करेंगे। रेशियो किसका, कि Cl2 को कम लेंगे और इसको ज्यादा लेंगे, ठीक है। यानी एल्केन शुड बी टेकन इन एक्सेस इन कंपैरिजन टू X2 टू ऑब्टेन मोनो हैलो डेरिवेटिव एज मेजर प्रोडक्ट। नहीं तो X2 तो बार बार रिएक्शन करेगा अगर वो एक्सेस में होगा। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं यहां से, टू
obtain monohalo derivative, to obtain monohalo derivative as major product, to obtain monohalo derivative as major product, alkane ब्रैकेट में RH, alkane ब्रैकेट में RH should be taken in excess in comparison to X2, in comparison to X2. Alkane should be taken in excess in comparison to X2. ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। ठीक है, एल्केन को एक्सेस मिलेंगे, मोनोहैलो डेरिवेटिव कुछ नहीं मेंशन है, मोनोहैलो डेरिवेटिव भी बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो एक और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, टोटल हैलो डेरिवेटिव्स, टोटल हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट मीथेन और सेकेंड आपका इथेन, टोटल हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो मीथेन का तो आंसर आ गया 4, टोटल हैलो डेरिवेटिव्स 4, मोनो हैलो डेरिवेटिव सिंगल। इथेन का बता दीजिए। 6 हो जाएगा, लिख लीजिए। कुछ कहना है किसी को? 6 होगा कि ज्यादा होगा? 9 होगा। 9 होगा, बिल्कुल सही बात है, 9 होगा। जल्दी से 9 निकाल लीजिए। कितने लोग का 9 आ गया? चलिए, इतना समय नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े हुए उसके बाद ये सब बताएंगे आपको। यहाँ पे 1 CL लग गया, 2 CL अगर लगाना है तो 2 CL, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? अलग अलग कार्बन पे लगा दीजिए। 3 CL लगाना है तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 3 0 का कॉम्बिनेशन, 2 1 का कॉम्बिनेशन, ये तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, 3 0 का कॉम्बिनेशन कर दिया और 2 1 का कॉम्बिनेशन कर दिया। एक और इधर ले आते, 2 1 का फिर से हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? 4 लगाना है तो उसमें भी कई कॉम्बिनेशन है, 3 1 का कॉम्बिनेशन। अब इस समय तो आप लोग माहिर होंगे भाई। ये क्या हो जाएगा? 2 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये तो 4 लग गया, 5 में एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 2 का कॉम्बिनेशन ही होगा। और 6 में, इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो झटके से आंसर मत बोला करिए कि 6 हाइड्रोजन है, 6 हो गया। 9 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, इंटीजर टाइप में काफी बढ़िया सवाल है। वैसे तो रिएक्शन किसी काम का नहीं है, यूजफुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही गया। व्हाट आर द टोटल हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ इथेन? चलिए बना लेंगे हम। अब इससे ज्यादा इसमें करने में कोई मतलब नहीं। ठीक है,
अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये भी आपको चेक करना चाहिए था, कहीं कोई कायरल सेंटर आपको मिलेगा नहीं और ज्योमेट्रिकल सेंटर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आप 9 तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, और अच्छा सवाल बनाया जाता है तो उसमें कायरल सेंटर को इंट्रोड्यूस करने की बात हो सकती है, लेकिन अगर इथेन से ऊपर बढ़ेंगे तो आंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसका भी कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, अब हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म यानी ये जो टोटल हेलो डेरिवेटिव वाली बात है ये समाप्त हो गई। अब इस पे कोई सवाल मत करिएगा कि सर ब्यूटेन का भी बना लेते हैं और बना लेते हैं, ठीक है, कि ये अपने आप में बेकार रिएक्शन है कि भाई सभी हाइड्रोजन हटा के आप लगा रहे हैं, ठीक है। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, उसी के लिए मैकेनिज्म लिख रहे हैं। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो पहली पॉइंट ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी तक कौन कौन से रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने बताया है, क्या बता रहे हैं आप? हाइड्रोजनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। अब यही सब ब्लेंडर करेंगे आप। हाइड्रोजनेशन में ना कार्बोकैटायन ना कार्बन है ना फ्री रेडिकल, कुछ भी नहीं बना था, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है। हाँ बताइए, वुड्स रिएक्शन हो गया था, ठीक है, और कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। वुड्स रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, भाई कैसे दो ही है क्या, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स रिएक्शन, ठीक है, दो ही, अभी तक तो दो ही। और एक तीसरा क्या हो गया, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का रिएक्शन। अच्छा आगे बढ़ा जाए इसमें। अच्छा ये 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। भाई फिर से बाहर निकलने का काम कर रहे हैं आप लोग। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप। अब एक एक करके मैकेनिज्म लिखते हैं, फिर काफी कुछ इसमें समझा जाएगा। इनिशिएशन की बात किया जाए, अच्छा हम लोग मैकेनिज्म लिख पा रहे हैं, सिंपल रिएक्शन CH4 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ He, इसी का मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जनरलाइज अगर करना रहता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, RH का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, समझने में आसानी होगी। तो इनिशिएशन में क्या होगा, Cl का बॉन्ड पहले टूट जाएगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ He, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, HCl की प्रेजेंस में आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया या हीटिंग, तो आपका क्या बन जाएगा, 2Cl डॉट। फिर डायरेक्ट प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, CH3H, एक बार देख लीजिए फिर लिखिए, पूरी बात पहले देख लीजिए। इसका रिलेशन Cl डॉट से होगा, ठीक है। तो यहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएगा, फ्री रेडिकल कह रहा है यहां बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज करने की, ये बॉन्ड टूट गया, होमोलिटिक क्लीवेज कर गया, और ये Cl डॉट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा किसके साथ, H डॉट के साथ, ठीक है। तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 डॉट प्लस आपका HCl, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं 2A स्टेप, प्रोपोगेशन का 2A स्टेप, ठीक है। अगर फिर से जनरलाइज करना रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, RH का रिएक्शन हुआ है X डॉट के साथ, और ये क्या बना है आपका R डॉट का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर है। अब आपका CH3 डॉट रिएक्शन करने जा रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहां होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस आपका Cl डॉट हो जाएगा, ये 2B स्टेप, यानी Cl डॉट जनरेट रीजनरेट हो जाएगा, एक और Cl डॉट, यहां तक लिख लीजिए पहले।
ठीक है, तो इनिशिएशन स्टेप में आपका X2 का डिसोसिएशन है H डॉट में, प्रोपोगेशन में वही X2 एल्केन्स रिएक्शन करने आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और ये X डॉट जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे इसमें और वेरिएशन हम क्या लिख सकते थे, यहीं पे अगर आप सोचने लगे तो आप सोच सकते थे कि सर ये भी हो सकता था कि Cl डॉट इससे जुड़ जाता और H डॉट वहां लिखते। ठीक है, हम वहां लिखते क्या CH3Cl प्लस H डॉट ऐसा लिखते, लेकिन लिखा क्या है CH3 डॉट प्लस HCl। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देने के लिए भले हम दे दें कि भाई H डॉट CH3 डॉट में H डॉट ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए वो नहीं बनता, CH3 डॉट बनता है। समझ में आ रही बात? एक्सप्लेन हम जरूर कर दें, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं, आपको स्टेप फाइनली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोगेशन स्टेप, और उसमें हम एक स्टेप डाल दें कि भाई CH3H प्लस X डॉट गिव्स H डॉट प्लस CH3Cl, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी तो हो सकता है, लेकिन वो स्टेप नहीं होता है। ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, ये फिजिबल स्टेप होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये दोनों स्टेप आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, नहीं तो और पॉसिबिलिटीज में ऐड कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई प्रोपोगेशन स्टेप क्या है। अच्छा, इन दोनों स्टेप में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। 2A स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, 2A स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी हम कंक्लूजन ये डाउट कर सकते हैं कि जितना स्टेबल R डॉट बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, है ना? जितना स्टेबल ये R डॉट बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जैसा कार्बोकैटायन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी जितना स्टेबल फ्री रेडिकल उतना फास्ट रिएक्शन होगा। इस चीज को यहां से आपने आइडिया किया। अच्छा, और यहां पे जरा रिएक्शन देखा जाए, यहां CH3 डॉट की बात करें तो CH3 डॉट यहां हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है बताइए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम भले इसको डायग्राम से समझाएं, लेकिन ये पॉइंट आपको पहले भी पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में बना दिया, ये प्लेनर है। ठीक है, बोर्ड के प्लेन में बना सकते हैं और परपेंडिकुलर में बना दिया। तो परपेंडिकुलर में बना दिया तो एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो Cl का एडिशन ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसा कार्बोकैटायन में होता है प्लेनर स्ट्रक्चर पे फ्रंट साइड बैक साइड अप्रोच। तो आप हाइब्रिडाइजेशन से उसको समझ लेंगे, ऐसे समझाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़नी चाहिए। तो sp2 को कन्वर्ट किसमें किया, sp3 में कन्वर्ट किया। फिर से वही बात, अगर ये कायरल सेंटर हो जाता तो क्या होता, दो प्रोडक्ट्स होते, एक फ्रंट साइड अटैक, एक बैक साइड अटैक, एक R कॉन्फ़िगरेशन, एक S कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहां पॉसिबिलिटी क्या है, इनएंशियोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये HDT हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर बन जाएंगे, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, sp2 को sp3, बस इसी से समझ जाइए। चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे वो कार्बोकैटायन, उससे फर्क नहीं पड़ने जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अपने समझने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अलग से इसको आप बना लीजिए समझने के लिए कहीं। sp2 को sp3 में जहां बोला तो आप उसी से कोरिलेट कर लेंगे। बस इसी लॉजिक में आपको सवाल मिलने लगेंगे। जब हमने बोल दिया sp2 को sp3 में कायरल सेंटर बन सकता है, रेसमिक मिक्सचर बन सकता है, तो डायस्टीरियोमर्स भी बन सकते हैं, इनएंशियोमर्स भी बन सकते हैं, दुनिया भर की बातें आने लगेंगी। ठीक है, तो फिर से हम लोग पीछे जो क्वेश्चन किए हाइड्रोजनेशन में, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी मिलने लगेंगे आपको। समझ में आएगा? ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ITRs क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी लॉजिक। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं, फिर से स्टेप्स को समझते हैं। प्रोपोगेशन का 2A स्टेप, 2B स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये इसके कंपैरिजन में फास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप एक और डिफाइन किया जाता है, टर्मिनेशन स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। टर्मिनेशन स्टेप को डिफाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स, combination of two free radicals is called as termination step. Combination of two free radicals is called as termination step. तो कौन कौन से रेडिकल्स आपके सिस्टम में घूम रहे हैं,
तो एक तो Cl डॉट कंबाइन कर गया, Cl2 बन गया, ये भी आपका क्या है टर्मिनेशन स्टेप। और बताइए Cl डॉट प्लस CH3 डॉट ये कंबाइन करके CH3Cl बन गया, और CH3 डॉट आपस में कंबाइन कर गए तो आपका क्या बन गया इथेन बन गया, यानी CH3 तो ये सभी क्या है टर्मिनेशन स्टेप्स। सर एच डॉट या एच डॉट बना कहां है, कहीं दिख रहा है एच डॉट? भाई यही सब कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, नहीं तो स्टेप लिखने को तो हम लिख ही देते कि भाई यहां क्या हो जाता, फिर से लिख दें इसको हम CH3H प्लस Cl डॉट गिव्स CH3Cl प्लस H डॉट, ऐसा नहीं लिखा है ना, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत समझ के समझिए कि ये नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो उसके लिए जस्टिफाई कर सकते हैं कि CH3 डॉट बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है H डॉट से, तो उस चक्कर में क्यों पढ़ना, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना अपने आप में मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टेबिलिटी कंपैरिजन। तो ये स्टेप है ही नहीं, कहीं भी H डॉट बना ही नहीं, तो H डॉट प्लस H डॉट की बात यहां नहीं करेंगे। क्लियर है बात? आगे से ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेशन स्टेप, ये जरूर रहेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें अगर क्वेश्चंस की बात किया जाए कि जैसे यहां अगर बात करें तो यहां आपका क्या है, इसका बॉन्ड तोड़ना है आपको, इसका बॉन्ड तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है, ये कंबाइन करने जा रहा है इसका, तो इसका बॉन्ड तोड़ना है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात आती है। लेकिन यहां दोनों ही को क्या करना है, कंबाइन करना है, ये ऑलरेडी अपने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है, बस कंबाइन करके नीचे आ जाना है, समझ में आ रही बात? तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कुछ इस टाइप का रिलेटिव एनर्जी में ग्राफ बनाया जाता है कि भाई ऐसे हो गया आपका Cl डॉट प्लस Cl डॉट और कन्वर्ट हो गया किसमें Cl2, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा भी क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो स्टेप्स कौन से होंगे, टर्मिनेशन स्टेप के जो भी रिएक्शन है वो क्या है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बना लीजिए रिलेटिव एनर्जी, और इसमें बेसिकली क्या है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। टर्मिनेशन स्टेप में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक और सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ कि अगर आप मीथेन का हेलोजनेशन कराते हैं, मीथेन के हेलोजनेशन में इथेन ट्रेसेस मिलता है, तो ये क्यों मिल रहा है, तो आप बोलेंगे द मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल एंड ड्यू टू चेन टर्मिनेशन स्टेप इथेन इज ऑब्टेन्ड। समझ में आ रही बात? इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग हेलोजनेशन ऑफ मीथेन, ड्यूरिंग हेलोजनेशन ऑफ मीथेन ethane is obtained in traces, ethane is obtained in traces due to chain termination step, due to chain termination step। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप का सारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, इसमें इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट आपका X2 की रिएक्टिविटी, X2 मतलब हम F2Cl2 Br2 और I2 की रिएक्टिविटी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा और सबसे स्लो रिएक्शन कौन करेगा? सबसे फास्ट क्लोरीन करेगा, सबसे फास्ट क्लोरीन। कौन बता रहा है भाई, ऑनलाइन में बताइए। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो
तो यहां अगर हम आपसे बताएं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है इसमें? अरे बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए, कोई करो, कोई बताए, हाथ उठाइए, बताइए। X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, ठीक है, वहां का टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का। अच्छा, जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आप लोगों से उम्मीद नहीं है सर, आप लोग बताइए ऑनलाइन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और कोई? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और कोई? आयोडीन का सबसे ज्यादा, सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा से सबसे कम। हाँ बताइए, खड़े होइए। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा बॉन्ड डिसोसिएशन, F2 का होगा। F2 फिर Cl2 Br2I2, वही बता रहा। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन। कोई विद्वान बता रहा था, इससे पहले जो बोल रहा था वो बताइए। सर क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन आयोडीन। फ्लोरीन आयोडीन, कौन बता रहा? हर्ष उपाध्याय, फिर से बताइए। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत गड़बड़ी है, ठीक है। बॉन्डिंग पढ़ने का आपका कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग दोबारा थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने पढ़ाया भी है, 6-7 क्लास तो पढ़ाया ही था शायद, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाए थे? हाइड्रोकार्बन पढ़ाया आप लोग को? अरे जीओसी में लास्ट में एल्केन पढ़ाए थे, वो भी नहीं याद होगा। पढ़ाए भाई, ये सब बताते हैं, ठीक है। कितना भी कम समय रहा होगा, ये डिस्कशन तो हुआ ही होगा। चलिए देखा जाए भाई, उतना ही आप पढ़ ले तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहेंगे। जो 7 क्लास हमने पढ़ाया या 6 क्लास पढ़ाया हाइड्रोकार्बन में, उतना एक बार पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद की बात चल रही। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है आपकी किसकी? एक व्यक्ति ने सही बताया था, Cl2, फिर आपका Br2, फिर उसके बाद F2, फिर उसके बाद I2। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है। नॉर्मल ऑर्डर तो क्या होना चाहिए था? F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। F2 की घट जाती है, क्या कारण है, क्यों घट जाती है बॉन्ड एनर्जी? अरे बोलिए भाई। चलिए आप बताइए। हाँ, लोन पे रिपल्शन। यहां 3-3 क्या बैठे हुए? लोन पेयर बैठे हुए, और यहां भी आपके पास क्या है? 3 लोन पेयर है। तो इनका जबरदस्त आपस में क्या होता है? रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। अच्छा, रिपल्शन तो बाकी सब में भी हो रहा होगा, सबके पास 3-3 लोन पेयर है, तो साइज बड़ा होने से रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है? छोटा है, इसलिए रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, ये आप प्रिडिक्ट कर लेंगे। Cl2 और F2 में पूछा जाता है, आप बोल देंगे F2 पीछे चला गया, लेकिन कहां गया ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि सर एक स्टेप पीछे चला गया। अच्छा, वो भी नहीं समस्या, आपको कुछ याद ही नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं आप लोग को।
चलिए देखा जाए। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हमने आपको ऑर्डर दिया और फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ X2 टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। सबसे रिएक्टिव I2, फिर F2, फिर Br2, फिर Cl2। ऑनलाइन में कोई बताए भाई, हर्ष जी बताइए। हाँ बताइए। बिल्कुल सही बात है। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी में F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद नंबर आता है Cl2 का, उसके बाद आपका Br2 का, और I2 क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, F2 इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि इसके लिए 2-3 पॉइंट हम लोग याद रखते हैं कि एक तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, कैनॉट बी कंट्रोल्ड। तीसरा पॉइंट, इसको लाइट की भी जरूरत नहीं रिएक्शन करने के लिए, HNU लाइट हीटिंग की जरूरत नहीं है, तो रिएक्ट्स इन डार्क, रिएक्ट्स इन डार्क। और सबसे बड़ी बात कि जिस रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टडी भी नहीं करते, इसका मतलब फ्लोरिनेशन का चैप्टर क्लोज हो गया। तो कभी भी फ्लोरिनेशन पे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछने जा रहा है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, फ्लोरिनेशन की बात समाप्त हो गई। ठीक है। आयोडीनेशन की बात किया जाए तो इतना स्लो रिएक्शन करता है, पहली बात ये इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल हो जाता है, स्लो इंडोथर्मिक और रिवर्सिबल। यानी आयोडीनेशन की बात लगभग नहीं की जाती है। आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसका भी डिस्कशन लगभग नहीं होता है। ठीक है, यानी इन दोनों की बात तो पहले ही समाप्त होगी। फ्लोरिनेशन तो स्ट्रिक्टली मना हो गया, आयोडीनेशन को बहुत उपाय लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, तो यानी बेसिकली हम लोग बात किसकी करेंगे तब, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की ही बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कोई लेना देना रिएक्टिविटी का क्यों नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कोई लेना देना इसका नहीं है, क्यों? तो रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ X2, रिएक्टिविटी ऑफ X2 इज डिसाइडेड on the basis of reactivity of X2 is decided on the basis of delta H of the rate determining step, delta H of the rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था आपका, फिर से RH का रिएक्शन किसके साथ, X डॉट के साथ, प्लस आपका X डॉट गिव्स R डॉट और प्लस आपका HX हो गया। यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सबसे मुश्किल, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। X2 फास्ट स्टेप में टूटा है, ठीक है, उसमें बॉन्ड एनर्जी के वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल, ये स्लोएस्ट स्टेप है। अच्छा, अब यहाँ एक और बात समझने की कोशिश करिए, आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट में ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा भाई? F डॉट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो F डॉट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर Cl डॉट की हो जाएगी, फिर Br डॉट की हो जाएगी, और फिर I डॉट की हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आ गया? ये आप पूछ लो इसको, इनमें काफी क्लियर हो गया आपको।
ठीक है। एक्स डॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ, और एफ डॉट सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव रेट है और उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सबसे रिएक्टिव हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो इसलिए आप यहां से आइडिया कर लेंगे सबसे रिएक्टिव आपका F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2 हो जाएगा। फ्लोरिनेशन की कभी बात नहीं होगी, और आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल एंडोथर्मिक। अच्छा, कुछ वैल्यूज दे दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक टेबल होना चाहिए। जैसे ये जो रिएक्शन है, ठीक है, CH4 प्लस आपका X2 CH3X प्लस आपका HX, इसमें 2A 2B स्टेप जो हुआ होगा, ठीक है, उसके लिए अगर हम बोले आपका F2 Cl2 Br2 और I2, 2A स्टेप और 2B स्टेप, इसमें डेल्टा H किलो कैलोरी पर मोल, तो ये आपका आता है -31 +2 +17 और +34। जल्दी करिए, इसमें क्या क्या सामान बनता है, ठीक है, उसको समझा दे। वैल्यूज नहीं याद करना है, कोई मतलब नहीं वैल्यू याद करनी। पहला सवाल ये बनता है कि F2 Cl2 Br2 I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हैलोजिनेशन करा रहे हैं, तो एंडोथर्मिक कौन होगा, ये पहले हमने बता दिया। आयोडीनेशन ओवरऑल क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, बाकी सभी क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि F डॉट Cl डॉट Br डॉट I डॉट की एक्टिविटी क्या होगी, घट रही है, तो ये तो डेल्टा है जिसका निगेटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। और 2B स्टेट पे सभी स्टेट्स क्या है, सभी क्या है, एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक है। 2B स्टेप हमारा क्या था, 2B स्टेप आपका क्या था, R डॉट प्लस आपका X2, और क्या बन रहा था आपका RX का फॉर्मेशन हो रहा था, और प्लस आपका X डॉट बन रहा था। तो कोई आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्या होता है, 2B स्टेप, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सभी में। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, इसीलिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस तरीके से। ओवरऑल डेटा नहीं याद करना है आपको, उसका कंक्लूजन याद करना है कि 2B स्टेप हमेशा ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। 2A स्टेप में सिर्फ फ्लोरिनेशन के लिए एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सब में एंडोथर्मिक होता है, और ओवरऑल डेल्टा H क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए, हमने पिछले क्लास में 11th में भी रिएक्टिविटी आपको बताई थी, F2 Cl2 Br2 I2, और वहां स्पेसिफिक बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये सारी बातें एनसीईआरटी की हैं, ठीक है। तो कम से कम किताब पढ़े रहेंगे तो भाई ब्लंडर्स नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी बता दिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा बता दिया, आप उसी अनुसार आंसर देने लगे, ठीक है। कम से कम किताब पढ़े रहेंगे तो कम से कम सही तो आंसर देंगे। इस सर F2 सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, रीजन नहीं करता, लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सब चीजें एकदम आपको आनी चाहिए। तो फिर से जरा समझ लेते हैं, ठीक है। X2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने, F2 के रिएक्शन की बात नहीं होगी, अच्छा डार्क में भी रिएक्शन कर जाएगा, सारी चीजें क्वेश्चन में आपको मिलेंगी कहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बताया हमने, रिएक्टिविटी ऑर्डर F2 Cl2 Br2 I2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी याद करना है आपका X2 का, वो भी एक ट्रेंड होता है, पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या बताया, 2A स्टेप के आधार पर सारी बातें हो रही है। 2B स्टेप हमेशा ही क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और ओवरऑल कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक है, ये भी आपने आइडिया कर लिया, ठीक है। ये तो X2 की रिएक्टिविटी की बात हो गई। अगला पॉइंट लिखिए सेकंड, रिएक्टिविटी ऑफ RH, रिएक्टिविटी ऑफ RH या इसमें CH बोल दिया,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये कैसे पता चलेगा कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा? तो ये आर्डर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आर्डर की स्टेबिलिटी पे। और आर्डर की स्टेबिलिटी में ठीक है, आपको वो सिंपल सी बातें पता है मेरे ख्याल से। ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका CH3 इसको मत लिखिएगा, यहाँ CH3। तो अगर हम आपसे बोले कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप तोड़ देंगे तो बनने वाला फ्री रेडिकल क्या होगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि काफी ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली क्या होगा? तो कमजोर होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है? बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। चलिए इस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ ये लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ CH मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन की डिग्री लिखा है। सबसे रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 डिग्री CH बॉन्ड टूटेगा तो बनने वाला R डॉट क्या होगा? 3 डिग्री होगा, वो स्टेबल होगा। तो इस पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। भाई एक और होमवर्क, एनसीईआरटी में हेलोजिनेशन जहां लिखा हुआ है 1-2 पैराग्राफ है, उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। बोल रहे हैं